हेलो एवरीवन। आज 15 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज इवेंट्स होते हैं उनके एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ हमारा रहता है कि एमसीक्यू के थ्रू आप नॉलेज पूरी गैदर करें करंट अफेयर्स की, साथ ही स्टैटिक लिंकेज भी समझें, साथ ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे जो एमसीक्यू स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज आपको नहीं मिलते हैं, जिससे कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम लग जाता है। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर रहोगे, उसी फॉर्म में पूरे करंट अफेयर की पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए सही करना और जल्दी करना दोनों ही संभव रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे ईडीएफ फंड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड के बारे में है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड इस तरह के फंड होते हैं जो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब कि जो स्टार्टअप के बारे में आपको पता ही है, या जो अगर हम बात करें इनोवेशन होता है, उसमें बढ़ावा देने के लिए ये फंड क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उसके संबंध में ये बोला जा रहा है कि उन्होंने भारत का जो आईटी सेक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इसको बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में आ गए। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड के बारे में, ये क्या होते हैं ना, जो ईडीएफ्स होते हैं जिनकी बात की जा रही है, ये डायरेक्ट फंड नहीं, ये फंड ऑफ फंड होते हैं। ठीक है, मतलब ये स्टार्टअप को डायरेक्टली पैसा नहीं देते, डॉटर फंड में निवेश करते हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, ठीक है, स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड फंक्शन एज अ फंड ऑफ फंड सपोर्टिंग रजिस्टर्ड डॉटर फंड। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड फंड ऑफ फंड के रूप में काम करते हैं और डॉटर फंड को सपोर्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऑल डॉटर फंड अंडर ईडीएफ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ अंडर सेबी। ईडीएफ के अंतर्गत सभी जो डॉटर फंड होते हैं उन्हें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ में रजिस्टर होना चाहिए। अब एआईएफ क्या होता है? एआईएफ होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की जिसके बारे में सेबी ने भी बातें बताई हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक तरह के क्या फंड होते हैं? प्राइवेट फंड होते हैं, जो स्टार्टअप है, कंपनी है, प्रोजेक्ट है, उनमें निवेश करने के लिए इस तरह के फंड बनाए जाते हैं। तो सेबी अगर हम बात करें तो इनकी 3 कैटेगरी जारी करता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की होती है, ये भारत के जो आर्थिक विकास है या इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने वाले फंड होते हैं। इनको जो सेबी है वो सपोर्ट करता है। जैसे जो वेंचर कैपिटल फंड के बारे में आपने सुना होगा, एंजल फंड के बारे में, एसएमईज फंड के बारे में, सोशल वेंचर फंड के बारे में। ठीक, इनका पर्पज़ क्या होता है कि भारत में जो स्टार्टअप है, एमएसएमई है, इनोवेशन है या आरएनडी, उसको बढ़ावा देना होता है। वहीं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो किस तरह के होते हैं? ये फंड ना तो सरकार से एक्स्ट्रा इंसेंटिव लेते हैं और ना ही अगर हम बात करें जो हायर जो रिस्क होता है या उच्च जोखिम वाले ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में? ईडीएफ के बारे में। तो ईडीएफ के बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑल ईडीएफ अंडर ईडीएफ मस्ट बी रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अंदर रजिस्टर होंगी। ये बात ईडीएफ के बारे में बहुत। तो ईडीएफ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का पार्ट है, ऐसा आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो ईडी, हाँ, यहाँ पर सेबी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सेबी दिया गया तो सेबी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है कि सेबी कब बनाया गया था। तो सेबी को बनाया गया था 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, और बाद में इसको एक्ट के माध्यम से शक्तियाँ दी गई। 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका पर्पज़ क्या था? 1992। ठीक है, इसका पर्पज़ ये था कि इन्वेस्टर्स के जो हित हैं, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट, उनकी सुरक्षा करना, या जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करना, मार्केट डेवलपमेंट अर्थात बाजार का विकास करना, ये इसका पर्पज़ था। अगर हम बात करें सेबी मेंबर्स की, तो सेबी में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, एक सदस्य आरबीआई से होता है, और 5 मेंबर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेबी शेयर मार्केट हो, चाहे बॉन्ड हो, डेरिवेटिव्स हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता होगा, मर्चेंट बैंक, इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द ईडीएफ डायरेक्टली फंड स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो ईडीएफ सीधे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्टार्टअप्स को मदद देते हैं, यहाँ पे कहना चाहिए, लेकिन ये बात यहाँ पे गलत है। ये डायरेक्टली फंड नहीं करता, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, ये स्वयं प्रत्यक्ष वित्त नहीं देते या डायरेक्टली फंड नहीं करते, बल्कि जो पेशेवर एक्सपर्ट्स माध्यम से अगर हम बात करें डॉटर फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे, मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के बारे में है। वैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर व्हीकल यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? आपको यहाँ पे ये बात यहाँ पे समझनी है कि आखिर न्यूज़ में था क्यों। न्यूज़ में इसलिए था कि अभी क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने क्या किया है, डेवलप किया है मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस
व्हीकल। ये क्या करता है, जो माइन होती है ना, आपको पता होगा माइन के बारे में, तो माइन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसके अलावा उनको डीएक्टिवेट भी कर देता है। ठीक है, तो इसे जो डीआरडीओ के अंतर्गत एनएसटीएल ने डेवलप किया है। ठीक है, इसका उपयोग माइन काउंटर मेजर ऑपरेशंस में किया जाएगा, जिससे एक्टिवली अगर हम बात करें इन चीज़ों को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। ये तो बात हो गई किसके बारे में, न्यूज़ के बारे में। स्टेटमेंट है कि जो MPAUV है डेवलप किया गया डीआरडीओ द्वारा नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL के द्वारा डेवलप किया गया, मैंने आपको बताया ही। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दे आर प्राइमरली डिजाइन बाय नेवल माइन काउंटर मिशन, तो नौसेना के द्वारा काउंटर मिशन चलाने के लिए इसको डिजाइन किया गया, यह भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे MPAUV रिक्वायर ह्यूमन ऑपरेटर अंडर वाटर फॉर गाइडेंस एंड टारगेट क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें MPAUV को पानी के भीतर मार्गदर्शन करने के लिए मानव ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो अगर हम बात करें कि इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका भी आई थिंक सही आंसर होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि ऑटोनॉमस है, ये ऑटोमेटिक एक तरह का व्हीकल है। तो जब ऑटोमेटिक है तो क्यों ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1, 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, करंट अफेयर के बारे में। लेकिन अगर आपको पता होगा यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा संबंधी जो चीज़ें उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे कार्य करती है। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। पलार रिवर के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पलार रिवर। पलार रिवर न्यूज में था कि तमिलनाडु के वेल्लोर में पलार नदी में बाढ़ से एक महिला की बह गई है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। ठीक है, तो पलार रिवर के बारे में स्टेटमेंट है कि पलार नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। ठीक है, नंदी दुर्ग हिल्स में ओरिजिन होता है, कोलार में। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट फ्लो थ्रू द कर्नाटक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बिफोर ड्रेनिंग इनटू द वे। यह कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द पलार हैज नो मेजर ट्रिब्यूटरी बेसिन। पलार बेसिन कोई इसकी प्रमुख सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अब अगर हम बात करें, शायद आई थिंक इसका मैप भी यूज नहीं, आई थिंक मैप इसका नहीं है। ठीक है, तो पलार रिवर के बारे में जो स्टेटमेंट बोली जा रही है एकदम यहाँ पे करेक्ट है। ये तीनों राज्य से गुजरती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इस रीजन में इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यह भूमिगत धारा गुप्त वाहिनी के रूप में एक तरह से बहती है और ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चेयार इसकी ट्रिब्यूटरी है, चेयार इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। चेयार और पोन्नई 2 इसके ट्रिब्यूटरी हैं, दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें सही स्टेटमेंट 1, 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा इनकरेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के बारे में सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के यहाँ पे मैप में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्शियन गल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिला है, अरेबियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो अरब सागर पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला एक हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज बोला जाता है। यूएई, ओमान, ठीक है ना, और अगर हम बात करें ईरान और यूएई के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फारस की खाड़ी को जोड़ता है किससे, अरब सागर से। ठीक, अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। मैप हमने देख लिया, स्टेटमेंट यहाँ पे है। क्या स्टेटमेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। या पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से अरब सागर से जोड़ता है, एकदम बात करेक्ट है। ईरान लाइज इन नदर्न साइड ऑफ द स्टेट। ईरान जलमंडरू के नॉर्थ साइड में, तो मैंने आपको बताया जैसे गल्फ है तो नॉर्थ साइड में ईरान है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया है। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट लिमिटेड ऑयल ट्रैफिक। यह दुनिया का सबसे लीस्ट एक तरह का चोक पॉइंट है, सीमित तेल के कारण ये दुनिया का सबसे कम महत्वपूर्ण, तो कम महत्वपूर्ण ये तो गलत स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो न्यूज़ यहाँ पे इसलिए थी कि अभी ईरान ने हाल में एक तेल टैंकर को हॉर्मूज जो स्टेट है वहाँ पे रोक लिया, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात करें 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 29 नॉटिकल में 54 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दुनिया का अगर हम बात करें तो 25% ऑयल इम्पोर्ट यहाँ से होता है या ऑयल यहाँ से जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। रूटैग के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत सरकार ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने रूटैग 2.0 को अभी रिव्यू किया है। अब आखिर रूटैग होता क्या है। रूटैग जिसे लॉन्च किया गया था 2004 में, इसका पर्पज़ क्या था कि ग्रामीण विकास को या ग्रामीण भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या करना, मदद करना, ये यहाँ पे काम था। इसका फोकस क्या करता था, तो गाँव की जो आवश्यकताएँ हैं, नीड्स हैं, जो गाँव की नीड्स हैं उनको फोकस करना इसका पर्पज़ था। NGOज हैं, NGO के अलावा जो SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनको मदद करने के समाधान करना। फिर 2.0 की शुरुआत होती है लगभग 2023 में। तो 2023 में 2.0 लॉन्च किया जाता है और यहाँ पे पूरी असिस्ट किया जाता है गांव आधारित जो अर्थव्यवस्था है। अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें या साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें,
तो रूटैक इज इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्रोवाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन रूरल एरियाज। रूटैक ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार की एक पहल है, सही बात है। रूटैक टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू बी डिमांड ड्रिवन बेस्ड ऑन लोकेशन सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। तो रूटैक टेक्नोलॉजी को मांग के आधार पर इसे डिजाइन किया गया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, रूटैक 2.0 फोकस मेनली ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन रेदर देन कॉमर्शियलाइजेशन। तो व्यवसायीकरण की जगह किस पे फोकस करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो सही आंसर 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह जा रहा है कि व्यावसायीकरण पर भी फोकस करता है। तो 2.0 को मैंने आपको बताया कि पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यावसायिक उत्पाद बनाना व बाजार उपलब्ध कराना, इस पर भी फोकस करता है 2.0, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कतरनिया घाट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कतरनिया घाट के बारे में स्टेटमेंट है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूज़ में क्यों आ गई कि अभी एक किसान को तेंदुए ने मार दिया था। तो कतरनिया जो अभ्यारण्य है, आपको अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आपको देखने को, बहराइच में देखने को मिलेगा। बहराइच कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है। अगर हम बात करें कतरनिया जो ये 1987 में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इस रीजन में, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट, उसका भी हिस्सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा साइट है, इस वजह से आप जान लेंगे। तो दुधवा मतलब कि दुधवा और जो किशनपुर से मिलकर अगर दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है, जो 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, जहाँ घड़ियाल, टाइगर, राइनो सब भी पाए जाते हैं। स्टेटमेंट है कि जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, एकदम करेक्ट है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यह भी बात एकदम आपको करेक्ट है। तीसरा, द रिवर शारदा फॉर्म मेन सोर्स ऑफ एक्रॉस सेंचुरी। शारदा नदी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन सोर्स होती है इसके लिए, तो ये बात यहाँ पे बोली जाए तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे गिरवा रिवर है, कौन सी रिवर यहाँ से बहती है, गिरवा रिवर यहाँ से बहती है, गिरवा नदी यहाँ से बढ़ती है, जहाँ पे घड़ियाल मगर भी पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो सिकल सेल डिसीज़ के बारे में, सिकल सेल रोग के बारे में क्या स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि हाल में गुरुग्राम के अस्पताल में बच्चों में एसडीजी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इलाज किया गया है। अब ये इसको क्या समस्या थी, इसको एससीडी की समस्या थी। अब सिकल सेल जो डिसीज है वो एक तरह का जेनेटिक रोग होता है, जिसमें आरबीसी का जो आकार होता है ना, आरबीसी का आकार जो होता है वो चांद की तरह हो जाता है। इसलिए अगर हम बात करें तो इसे सिकल चांद जैसा दिखने में, इसलिए वजह अगर हम बात सिकल इसका नाम दिया गया है। और इससे ब्लड फ्लो जो होगा रुक जाएगा, एनीमिया भी खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जिसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, हाथ पैर सूजना हो, जॉन्डिस के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, और उपचार इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कंप्लीट इलाज संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इलाज किया गया है। एससीडी कॉज ऑफ डिफेक्टिव जीन दैट प्रोडक्ट अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एस। एससीडी एक दोषपूर्ण जीन के कारण होता है, असमान हीमोग्लोबिन एस बनता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, एससीडी अकर्स व्हेन ए पर्सन इनहेरिटेंस टू डिफेक्टिव जीन वन मोर ईच पेरेंट। एससीडी तभी होता है जब एक व्यक्ति माता पिता दोनों में से जीन विरासत में लेता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, द डिसीज प्राइमरली अफेक्ट प्लेटलेट्स लीडिंग टू एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। यह रोग से प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, जिससे असामान्य ब्लड जो क्लॉटिंग होती है वह भी होती है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे बोला जा रहा है कि वन फ्रॉम ईच पेयर इट अफेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स नॉट प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होती है ना उसको इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि आरबीसीज को इम्पैक्ट करता है। जो प्लेटलेट्स होती है ना इसको इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं ना उनको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। यहाँ पे युटरंकू वॉल्केनो के बारे में है। यहाँ पे वॉल्केनो न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्यों था, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हलचल मूवमेंट देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट है, युटरंचू वॉल्केनो जो एंडीज माउंटेन ऑफ बोलीविया के एंडीज पर्वत में है। इस लोकेशन में जो साउथ अमेरिका, अगर आपने देख रखा हो मैप, तो इस लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा अगर हम बात करें, इट सिट्स अबाउट द मैसिव अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी। यह विशाल पूना मैग्मा बॉडी के ऊपर स्थित है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, ये जो वॉल्केनो करंटली इरप्टिंग है, क्लासिफाइड एज एक्टिव वॉल्केनो। ये करंट में इरप्ट कर रहा है, इसे एक्टिव वॉल्केनो में क्लासिफाई किया गया, यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है कि इसे एक्टिव वॉल्केनो में क्लासीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं
क्या यहाँ पे जाना था, ठीक है। बोलीविया के बारे में आपको पता होगा, बोलीविया कैपिटल क्या है, लापाज पता है। यहाँ पे विशाल मैग्मा बॉडी एक है विश्व की सबसे बड़ी, जिससे एक बॉडी है जहाँ पे वॉल्केनो के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है APMB। APMB क्यों कहा जाता है, तो अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी, ये बोलीविया में पाई जाती है। और यहाँ पे वॉल्केनो स्टैटू वॉल्केनो, बेसिकली अगर हम बात करें तो वॉल्केनो के जो प्रकार होते हैं, स्टैटू वॉल्केनो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्रॉबेबली हो सकता है कि शायद यहाँ पे इरप्ट करे, जो भी हो, लेकिन ये न्यूज़ में साइड से, इसलिए हमने यहाँ पर देख ली। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अंबाजी मार्बल के बारे में देख, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंबाजी मार्बल क्वेराइड मेनली गुजरात, ये गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और किस तरह की वो है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है। तो तीसरा देखेंगे, अंबाजी मार्बल फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड मरीन फॉसिल अंडर शैलो सी। अंबाजी मार्बल उथले समुद्र और समुद्री जीवाश्म तलछट से बनता है। अंबाजी को अभी क्या हुआ है कि इसको GI टैग मिला है, तो GI टैग जब मिल गया, इस वजह से न्यूज़ में आगे दूध जैसे सफ़ेद देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। स्टेटमेंट अगर करेक्ट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 9 का स्टेटमेंट A करेक्ट हो जाएगा। ये जो तीसरा स्टेटमेंट ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्बल फॉर्म ड्यू टू मेटामॉर्फिक ऑफ लाइम स्टोन, तो चूने पत्थर से बनती है, ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या और तो कोई कुछ खास चीज़ इसमें के बारे में नहीं थी। GI टैग के बारे में मैंने आपको 50 बार बता रखा है, तो GI टैग के बारे में कुछ जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या अगर आप कहें तो मैं एक बार बता देता हूँ GI टैग के बारे में। तो GI टैग किसी स्पेसिफिक लोकेशन के जो जहाँ पे प्रोडक्ट होता है उसको बेसिकली राइट देने के लिए उस लोकेशन को यहाँ पे GI टैग दिया जाता है। एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो किसी स्थान के जोग्राफिकल ओरिजिन के बेसिस पर दिया जाता है। अब ये किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो भारत में एक एक्ट था 1999 में बना था, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये 1999 में बना था। और भारत ने क्या किया था, भारत बेसिकली जो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसका भारत पार्ट है, तो उसमें भी साइन किया है, जिस वजह से GI टैग की जो राइट्स होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो 10 वर्ष का यहाँ पे राइट मिल जाता है, 10 वर्ष बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये GI टैग यहाँ पे जैसे दार्जिलिंग के टी को मिला है, मैसूर का सिल्क को मिला है, कांचीपुरम की साड़ी को मिला है, इस तरह से यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या नाम है इसका, अंबाजी मार्बल्स को भी यहाँ पे गुजरात में मिला है। तो इस डिस्कशन फिलहाल इतना ही।